अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और प्रोग्राम का नाम है शोबिज़ गुरु और मैं आपका मेज़बान हूं सिकंदर दरवेश। दोस्तों, जैसा कि प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, हम आपके साथ इस प्रोग्राम में शोबिज़ की दुनिया से जुड़ी अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और जो शोबिज़ की दुनिया के लोग हैं उन लोगों की किताबे ज़ीस्त के वो औराक हम आपके सामने लेकर आएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। दोस्तों, शोबिज़ का नाम आते ही जहन में दो चीज़ों का तसव्वुर आता है, एक टीवी और दूसरा फिल्म। यानी आप स्क्रीन के बारे में सोचते हैं कि स्क्रीन क्या है। स्क्रीन पे आपको दिखाई देते हैं बात करते हुए लोग, आगे पीछे घूमते फिरते, आपस में हम कलाम होते हुए चेहरे, और आप उनको देखते हैं और उनको पसंद करते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम शुरू करेंगे फ़िल्म से। फ़िल्म क्या है, और ख़ास तौर पे हम इसमें ज़िक्र करेंगे बरे सग़ीर का कि बरे सग़ीर में फ़िल्म की इब्तदा कैसे हुई और फ़िल्म को बरे सग़ीर में कौन लेके आया और कैसे इसने तरक्की की और तरक्की की किन किन मनाजिल को तय की और किन किन लोगों ने फ़िल्म को बामे उरूज तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। फ़िल्म, पर्दा स्क्रीन, उस पर चलते लोग आपस में बातचीत करते हुए। फ़िल्म की इब्तदा कहाँ से हुई? फ़िल्म की इब्तदा का सेहरा जाता है लुमियर ब्रदर्स को। शहर था पेरिस और सन था 1895। 1895 में पेरिस में लुमियर ब्रदर्स ने सबसे पहले 6 फिल्मों का एक पैकेज लोगों को के सामने चलाया, उनको चला के दिखाया, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी। लोग इससे बड़े मुतासिर हुए, ये उनके लिए एक नई चीज़ थी और लोगों ने इसमें अपनी दिलचस्पी का इजहार भी किया। 1896 में लुमियर ब्रदर्स अपनी फिल्म और इस स्क्रीन को लेकर बरे सग़ीर में आ गए। बरे सग़ीर में जिस शहर में उन्होंने इस फिल्म की नुमाइश की, वो जो 6 फिल्मों का एक छोटा सा पैकेज था उनका, जैसे आजकल हमारे यहाँ इश्तिहारात चलते हैं, छोटे छोटे टीवी कमर्शियल्स होते हैं, तो उस तरह का एक पैकेज उन्होंने बनाया हुआ था। तो बॉम्बे में 1896 में उन्होंने अपनी इस फिल्म की नुमाइश की और लोगों को उन्होंने दिखाना शुरू किया। 1896 में ही उन्होंने इसको बाकायदा बेचना शुरू कर दिया और लोगों से टिकट लेकर लोगों को कहा गया कि वो आएँ और आकर इस फिल्म को देखें, इस प्रोग्राम को देखें। और इब्तदाई तौर पर जो इसका टिकट रखा गया था वो 4 आने था। राजा हरीश चंद्र जो थी वो बरे सग़ीर में बनने वाली पहली फिल्म थी और इस फिल्म में आवाज़ नहीं थी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1913 में और इस फिल्म को बनाने का सेहरा था दादा साहब फाल्के के सर। दादा साहब फाल्के ने इंडियन या बरे सग़ीर के सिनेमा के लिए बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने मुसलसल लोगों की हौसला अफजाई की और बर्रे सग़ीर की जो पहली फिल्म थी जिसमें आवाज़ शामिल थी, जिसे हम बोलती फिल्म कहते हैं, वो थी आलम आरा। आलम आरा के बाद और भी बहुत सारी फिल्में बनी और लोगों ने उनको पसंद किया और उस वक्त, उस दौर में बर्रे सग़ीर में सिनेमा जो था वो तफरीह फराहम करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया समझा जाता था और लोग बड़े शौक़ से और इकट्ठे होके फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ एक टाइम निकाल के और फिल्म देखने के लिए जाया करते थे। वक्त गुजरता गया, सिनेमा तरक्की करता गया, काफ़ी लोग आए, उन्होंने काम किया और बर्रे सग़ीर में फ़िल्म को तरक्की दी। ये पाकिस्तान के बनने से पहले का दौर था जिसमें कि सोहराब मोदी, पृथ्वीराज और दिलीप कुमार साहब के नाम आते हैं, अशोक कुमार साहब का नाम आता है, जिन्होंने के फ़िल्मों में काम किया और लोगों ने उनकी अदाकारी को पसंद किया और लोग उनकी अदाकारी की वजह से फ़िल्मों को देखने के लिए जाया करते थे। और दोस्तों, फ़िल्म जो थी उस वक़्त या आज भी आप कह सकते हैं कि अपनी परेशानियों को भूलने का, अपने गमों को गलत करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया थी। लोग फ़िल्म को देखने के लिए आते और इतनी पसंदीदगी का इजहार करते अपने पसंदीदा अदाकारों के लिए, चाहे वो कोई खातून थी या चाहे वो कोई मर्द अदाकार थे, कि उनकी ख्वाहिश होती कि हम किसी तरीके से इन फनकारों तक, इन अदाकारों तक रसाई हासिल करें, काश हम उनसे हाथ मिला सकें, काश हम उनके साथ बैठ सकें, काश हम उनके साथ कोई तस्वीर खिंचवा सकें, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा
وقت ہمیں میسر آ جائے کہ ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، اور جہاں سے ان اداکاروں نے گزرنا ہوتا تھا، جہاں سے ان اداکاروں نے گزر کے اسٹوڈیو پہنچنا ہوتا تھا یا واپس اپنے گھروں کو پہنچنا ہوتا تھا، لوگ ان راستوں پہ گھنٹوں گھنٹے کھڑے رہتے تھے اور ان کا انتظار کرتے تھے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ دوستو، ان پروگراموں میں جب یہ سلسلہ اب آگے مزید چلے گا تو ہم آپ کو اس وقت کی یعنی بر صغیر سے پہلے کی جو شخصیات تھیں ان میں سے ہر ایک شخصیت کے بارے میں ایک ایک پروگرام یا دو پروگرام میں ہم آپ کو ان کی جو زندگی کے واقعات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فلم میں کیسے آئے، انہوں نے کیسا کام کیا، کون کون سی فلمیں تھیں جو ان کی مشہور ہوئیں، اور انہوں نے اپنا نام کیسے بنایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں میں تو بلکہ یوں کہوں گا کہ جو فلم کی نگری تھی، جو فلم کی سلطنت تھی، اس کے سلطان، اس کے شہنشاہ ایک ہی تھے، جن کا نام ہے محمد یوسف سرور خان۔ جی ہاں دوستو، جن کو آپ اور ہم دلیپ کمار کے نام سے پہچانتے ہیں۔ دلیپ کمار صاحب واقعی فلم نگری پر راج کیا، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور فنکار کو، کسی اور اداکار کو وہ شہرت، وہ عزت نہ مل سکی جو دلیپ صاحب کے حصے میں آئی۔ دلیپ صاحب کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر ضرور کروں گا، آپ کو بتاتا چلوں کہ دلیپ صاحب 11 دسمبر 1922 کو پشاور میں لالا محمد سرور کے ہاں پیدا ہوئے۔ دلیپ صاحب 12 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ جب دلیپ صاحب پیدا ہوئے تو نام رکھا گیا محمد یوسف۔ محمد یوسف بہت لاڈلا اور بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ دلیپ صاحب بڑے گول مٹول سے بڑے خوبصورت بچے تھے، اور گھر والے، پوری برادری کے لوگ اور ملنے ملانے والے جتنے بھی تھے وہ ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے، ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ دلیپ صاحب جب بڑے ہوئے وہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد جو ہیں کہ وہ ان کے والد لالا سرور صاحب فروٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں، وہ پھلوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس وقت سن تھا تقریباً 1928 1929، اور یہ باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے کیا ہوا، دلیپ صاحب کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور دلیپ صاحب نے ان واقعات کو کیسے دیکھا، اور دلیپ صاحب جب یہ واقعات رونما ہوئے دوسری جنگ عظیم کے تو اس وقت دلیپ صاحب کہاں تھے۔ دوستو، آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، یہیں سے شروع کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ 1928 29 کے بعد دلیپ صاحب کی زندگی نے کون سا رخ اور کون سا موڑ اختیار کیا۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، آسانیاں پیدا کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔